आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेज पे। दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ NPCIL रावतभाटा साइट, NPCIL नरोरा साइट और VECC पे जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, उसके एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, आपके सिलेबस के अनुसार हैं और आपके एग्जाम पे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लांट ऑपरेटर के स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि जो प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होता है इसमें 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 बहुत ही ईजी रहता है जिसे आप सभी लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद होता है आपका स्टेज 2 और इसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो दोस्तों इस वीडियो पर अपन क्या करेंगे, एडवांस टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं ना तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी टाइमिंग दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 120 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है ना एडवांस टेस्ट के आधार पे ही डिसाइड होती है, इसलिए आपको एडवांस टेस्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि एडवांस टेस्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले पार्ट पे आपको फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे पार्ट पे आपको मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तीसरे पार्ट पे आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत देते हैं ना तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। होपफुली आप सभी लोग इसके एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं BARC NRB प्लांट ऑपरेटर के मॉडल पेपर नंबर 1 को। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्लोरीन के ऋणात्मक आयन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि क्लोरीन के ऋणात्मक आयन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताएं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। यदि यहाँ पे क्लोरीन का आयन बन जाता है, यानी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है, जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18, यानी कि यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। और जब कभी यहाँ पे पॉजिटिव रहता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप कहलाता है। तो परम शून्य ताप क्या कहलाता है, -273 डिग्री सेल्सियस जो है ना परम शून्य ताप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अयस्क मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं, कार्नेलाइट होता है, डोलोमाइट होता है और मैग्नेसाइट होता है, लेकिन जिप्सम जो है ना तो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क जिप्सम नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको IUPAC नाम ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चेन बनी हुई है, इस पे आपको IUPAC नाम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है Cl, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ पे भी लिखा है CH2 और अंत पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, आपको बताना है कि अल्फ़ाबेट पे पहले C आता है कि B आता है,
तो आप सभी लोग को पता होगा कि अल्फ़ाबेट पे पहले बी आता है। ऐसे केस में दोस्तों अपन कार्बन को क्रम कहाँ से देते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट पे पहले आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लिखा जो कि सी से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन लिखा जो कि बी से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। ऐसे केस पे जो अपन कार्बन की क्रम देंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक कार्बन हो गए, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। यानी कि अपने को यहाँ से पता चल गया कि ये जो चेन है ना, ब्यूटेन की चेन है, ठीक है ना। तो ये कौन सी चेन हो गई, यहाँ पे ब्यूटेन की चेन हो गई। लेकिन पहले पे क्या जुड़ा है, पहले पे जुड़ा है 1 ब्रोमो, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। चौथे पे क्या जुड़ा है 4 क्लोरो, और अंत पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप सब लोग समझ गए ना। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण को व्यक्त करने की इकाई है। तो आपको बताना है कि जो प्रदूषण होता है ना, प्रदूषण को किस में व्यक्त करते हैं। तो प्रदूषण को किस में व्यक्त करते हैं, प्रदूषण को व्यक्त करते हैं पार्ट पर मिलियंस में अपन उसे व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं, पार्ट पर मिलियंस में अपन उसे व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशालतम भंडार पाया जाता है। तो आपको एक ऐसे रेडियोधर्मी तत्व को बताना है जो कि भारतवर्ष में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि भारत में थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि थोरियम भारत के किस स्टेट पे सर्वाधिक पाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उसमें मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, लिथेनम की परमाणु संख्या होती है। आपको बताना है कि जो लिथेनम होता है आवर्त सारणी पे, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएं। तो लिथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सब लोग को बताना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बताना है कि लिथेनम का प्रतीक क्या होती है, यानी कि आपको इसको किससे दर्शाते हैं। तो किससे दर्शाते हैं, La से दर्शाते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57, 57 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे बताएं कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो आप में से कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फ्रैंकल डोज का सही उदाहरण है। आप सभी लोग को पता होगा कि फ्रैंकल डोज किस में पाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपने 12th की केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, संवेग यानी कि P और वेग से कौन सी राशि प्राप्त होती है, आपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वेग का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV बराबर m। तो यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से अपने को m यानी कि मॉस यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। यदि आपको डाउट है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है, आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वायुयान की चाल। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे,
वायुयान की चाल बराबर क्या यहाँ पे क्या होगी 2 इंटू हवा का वेग, ध्वनि का वेग कितना है यहाँ पे, ध्वनि का वेग यहाँ पे है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल रहेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैक संख्या दी है 2 और यहाँ पे जो ध्वनि की गति है इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है, तो कितना होता है 60 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पे होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी पे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है, तो मैं आपको बता दूं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो मैं आपको बता दूं, रडार की जो कार्यप्रणाली होती है ना, किस पर आधारित होती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, रिएक्टर पे एक मंडक का कार्य क्या होता है। आपको बताना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उस पे मंडक का कार्य क्या होता है, तो मंडक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन को मंडित करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। मंडक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन को मंडित करना यानी कि धीमा करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम पे विभव में क्या परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि कुचालक माध्यम पे विभव पे क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है, विभव घट जाता है। कुचालक माध्यम होने से विभव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में ड्राइवर की सीट के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। आपको बताना, जो कार होती है ना, तो कार में ड्राइवर की सीट के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, कार में ड्राइवर की सीट के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड पे अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है। आपको बताना है कि जो पीएन संधि डायोड होता है ना, पीएन संधि डायोड होता है, उस पे अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बारहवीं के एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की गति 10 सेकेंड पे 20 मीटर प्रति घंटे से कितनी हो जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। इसका त्वरण क्या होगा, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं कि गति का पहला समीकरण क्या होता है। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u धन at होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर कितना है 20 है, और अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग यहाँ पे है 50, यानी कि 20 से बढ़कर कितना हो जाता है 50 हो जाता है। और यहाँ पे t कितना बताया गया है, यहाँ पे t बताया गया है 10 सेकेंड, ठीक है ना। इतना बताएगा ना, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे a लिखेंगे, और t की जगह अपन क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो 50 में से 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे क्या बचेगा 10a बचेगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 30/10, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम नाभिक में क्या क्या होता है। आपको बताना है कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम नाभिक पे क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पे प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 235 होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यूरेनियम 235 पे क्या क्या होता है। तो यूरेनियम 235 पे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 235 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, इसे आप काट लीजिएगा, ठीक है ना। इस पे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 235 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
दोस्तों आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने BARC, NPCIL, NFC, VECC, IGCR इन पे जो प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, उसके मॉडल पेपर को तैयार किया है। दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं ना, तो ITA पे एक वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो पे क्लिक करके इन मॉडल पेपर को परचेस कर सकते हैं। मैंने इन मॉडल पेपर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जैसा कि आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आप जाइए और इस मॉडल पेपर को जरूर लीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, परमाणु में नाभिक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कौन सी किरणें निकलती है। तो कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों, यहाँ पे गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं, गामा रेज यहाँ से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है ना, तब वहाँ से गामा किरणें निकलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, बिजली ही बनाते हैं, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का यूज ही किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पे विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ठीक है ना, उस कृत्रिम उपग्रह पे विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है, सौर सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध पे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ध्वनि के वेग के संबंध पे मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, मैक अंकों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ध्वनि के संदर्भ पे किया जाता है, यानी कि ध्वनि के वेग को प्रकट करने के लिए मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल पे घोलने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि अपन साबुन को जल पे घोल लेते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डेकालीटर कितना होता है। आपको बताना है कि 1 डेकालीटर में कितना होता है, तो कितना होता है, 10 लीटर होता है। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, 1 डेकालीटर पे कितना लीटर होता है, तो कितना लीटर होता है, 10 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यहाँ पे कितना बताया गया है, 0.1 वोल्ट यहाँ पे बताया गया है। जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या बताया गया है, 1 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे आवेश कितना बताया गया है, यहाँ पे आवेश यानी कि क्यू कितना बताया गया है, 1 × 10⁻⁻4 यहाँ पे बताया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कार्य को निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे कार्य बराबर होता है Q × V होता है। क्या होता है, Q × V होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे Q और V की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे W बराबर, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आई थी, 1 × 10⁻⁻4 और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आई थी, 1/10। यहाँ पे 0.1 लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और अपन इसे क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4 और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁵। ठीक है ना, ये इतना यहाँ पे कार्य कहला जाएगा। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी धातु का परिवैद्युतांक कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी धातु का परिवैद्युतांक होता है अनंत। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पैमाने पर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो आपको बताना है एक ऐसा तापमान पैमाना जिस पर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो केल्विन पैमाना होता है ना, उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, यानी कि केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन है जिस पे क्या बोला है, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटे 0.03 माइनस 0.01, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिखलाई दे रहा होगा, यदि अपन यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसको अपन मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। तो जब अपन इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, और बटे पे क्या रहेगा, ए माइनस बी तो रहेगा ही। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ए प्लस बी बचेगा। तो ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए की जगह आप लिखेंगे 0.03 और बी की जगह अपन क्या लिखेंगे 0.01। जब अपन इसको जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 0.04 आ जाता है, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए किसी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी एक दुकान पर गई, ₹25 का सामान खरीदी, ठीक है ना। गौरी एक दुकान पर जाती है और 25 रुपये का सामान खरीदती है, उसमें से उसे 30 पैसे का GST कर पे चले जाते हैं, ठीक है ना। 25 रुपये का वह सामान खरीदे जिसमें से 30 पैसे GST कर के रूप में चले जाते हैं। यदि GST कर 6% है, तब अगर GST कर नहीं लगता तो सामान की कीमत क्या होती। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, गौरी एक दुकान पर जाती है, उसे 25 रुपये का सामान उसने खरीदा तो उसको 30 पैसे टैक्स के रूप में चले गए। यदि GST कर 6% है, यदि GST कर नहीं लगता तो आपको बताना है कि सामान उसे कितने रुपए में मिलता, अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि GST कितने रुपए की लगी है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे x का 6%, अपन क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का 6% बराबर यहाँ पे कितने पैसे की GST लगी है, 30 पैसे की। तो 30 पैसे को अपन किस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, रुपए पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रुपए पे ये कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का 6/100 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30/100 आ जाएगा। तो 100 से 100 ये कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि एक्चुअल पे वहाँ पे 5 रुपये का टैक्स लगा। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, यदि वहाँ पे GST कर नहीं लगता तो सामान कितने रुपए पे मिलता। तो अपने को क्या याद करना है, यदि वस्तु पर GST कर नहीं लगता तो सामान की कीमत क्या होती है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे करेंगे, सामान कितने रुपए पे गौरी लेके आई है, 25 रुपये पे लेके आई है। तो अपन यहाँ पे करेंगे 25 माइनस, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रुपये तो एक्चुअल पे आया था, लेकिन यहाँ पे कितना टैक्स लगा है, यहाँ पे लगा है 0.30, यानी कि 30 पैसे का यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 25 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रुपये 30 पैसे यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप इसे घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19.70 तो दोस्तों यहाँ पे GST कर नहीं लगता ना, तो उसे कितने रुपए पे वस्तु प्राप्त होती, 19.70 की उसे वस्तु प्राप्त होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बताए गए हैं, क्वेश्चन पे बताए गए हैं a + b + c बराबर क्या बताया गया है, पाई बताए गए हैं। यदि अपन इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a + b बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c, यानी कि a + b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, cos a + b + cos c, ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या बोला है, cos a + b cos c। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a + b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a + b की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस c, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c, और यहाँ पे कितना है, cos c,
ठीक है ना दोस्तों। यदि अपन cos 180 से किसी भी संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है माइनस cos थीटा हो जाता है। थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, c लिखा, तो यहाँ पे c आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos c तो पहले से है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस c है और यहाँ पे माइनस c है, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर की ऊंचाई उसके पैर से कुछ दूरी पर एक बिंदु के बीच संबंधित अनुपात कितना है, 5√3:5 है। तो आपको बताना है कि टावर की नोक की ऊंचाई पर कोण क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे अनुपात कितना बताया गया है, 5√3:5। यहाँ पे क्या बताया, 5√3:5 बताया गया है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा √3:1 आ जाता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि टावर का कोण कब होगा, क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है ना, यदि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण रहता है तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, यहाँ पे हमेशा √3 बनता है और यहाँ पे हमेशा 1 बनता है। ठीक है ना। तो बस यही क्वेश्चन पे बोला था और इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पे लंब कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा और यहाँ पे आधार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है टावर की ऊंचाई आ जाएगी और ये उसकी दूरी कहला जाएगी। और क्वेश्चन पे दिया भी है, अनुपात के रूप में दिया गया था 500√3 और यहाँ पे 5 दिया गया था। अपन इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे √3:1 आता है। और यदि अपन 10/60 लेते हैं ना तो यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे 1 आता है। तो बस यही इसका आंसर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे भी समझाया था। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनों की संख्या। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, कितने घन काटे जा सकते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनों की संख्या। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो बड़ा घन है ना, बड़ा घन कितना है, बड़ा घन 6 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला घन कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। तो घन का अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटे घन का आयतन। ठीक है ना। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटे घन का आयतन। इस तरह से अपन लिख दिया ना। अब आपको क्या करना है, बड़े घन की एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है और छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आप सभी लोग को बताना है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। ठीक है ना, इतना होता है ना। तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन बड़े घन का आयतन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बड़े घन का आयतन कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगा और छोटे घन का आयतन कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 आ जाएगा। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 3 3 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से टोटल 27 घन काटे जा सकते हैं। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 8, 12 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा पे 2 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बोली है। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोली जाए ना तो वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। तो यदि अपन 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक दशा पे 2 शेष बचे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आया है, इनका एलसीएम आया है 24। ठीक है ना, इनका एलसीएम कितना आया है, 24 आया है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा पे 2 बचे। ऐसी कंडीशन पे अपन दोस्तों क्या करते हैं, ये जो शेष है ना यहाँ पे 2, इसको अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 26। दोस्तों आप इसे चेक भी कर सकते हैं। यदि आप 26 को 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, 26 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। यदि आप 26 पे 6 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। यदि आप 26 पे 8 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस तरह से 26 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो आपको क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26। तो 26 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस पे आपको मापांक बताना है। आपको क्या बताना है? मापांक बताना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 + 3i⁴ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं? 9 + 3i को अपन क्या किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं i² 3 × i, इस तरह से लिख सकते हैं ना। i² का वैल्यू कितनी होती है? i² की वैल्यू होती है -1। मैंने आपको कई बार बताया है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 का क्यूब। और यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे i तो रहेगा ही, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया। तो दोस्तों जब यदि अपन -1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? -1 ही आएगा। ठीक है ना, यदि अपन -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9 - 3i। अब क्वेश्चन पे क्या बोला? इसका मापांक निकालना है। तो जब भी मापांक निकालेंगे तो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। और जब अपन इसका मापांक निकालेंगे ना तो क्या होगा? इसका और इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 का वर्ग। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 का वर्ग। इस तरह से आ जाएगा ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यदि अपन इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? √90। और √90 को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन 90 को लिख सकते हैं, सभी लोग बताएं। √90 को अपन लिख सकते हैं 3√10। कौन से ऑप्शन पे दिए है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद, यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? पीवें, क्यूवें और आरवें पद क्रमशः कितने हैं? A, B, C हैं। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा 0। और इसे आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? आप मेरे को टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे इसे सॉल्व तो कर देता, लेकिन काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पे समझ भी नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपसे सॉल्व करते आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे नहीं आता ना तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज पे क्या बोला है? 162 का अंत से तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे अंतिम पद कितना बता दिया गया है? यहाँ पे अंतिम पद बता दिया गया 162। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है? अंत से तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं कि ये जो सीरीज है ना, कौन सी सीरीज है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? यहाँ पे अपन आर को चेक करते हैं। तो आर को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? 2/9 पे किसका भाग देंगे? 2/9 पे अपन भाग देंगे 2/27 का। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे कट जाएंगे, 27 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना दोस्तों। सर्वनुपात अपन कैसे निकाले हैं? दूसरे पद पे पहले पद का भाग देके। तो यहाँ पे आर कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है? अंत से तीसरा पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, अंत से तीसरा, चौथा, किसी भी तरह का पद पूछते ना अंत से, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? TN = L, यानी कि अंतिम पद। और यहाँ पे क्या रहता है? सर्वनुपात n-1 होता है। क्या होता है? r⁻−1 होता है। क्या होता है? r⁻−1 होता है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गए ना। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है? इसी वैल्यू पे इन सभी वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे r की जगह क्या करेंगे? यहाँ पे r की जगह 3 करेंगे और n की जगह अपन क्या करेंगे? n की जगह अपन यहाँ पे 3 करेंगे। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे T3 = L। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा r की जगह अपन क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। n की जगह अपन क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? -1। ठीक है ना। L बराबर कितना आया था? L बराबर 162 आया था। यदि अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों?
3 की पावर 2 आ जाएगी। यदि अपन 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 2। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे T3 बराबर यहाँ पे कितना 162 है और यहाँ पे कितना है 9 है। यदि अपन 162 पे 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तथा मूल बिंदु से गुजरती है। बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करते हैं, चतुर्थांश बना देते हैं। इस तरह से हमने एक चतुर्थांश बना दिया, ठीक है ना। हमने चतुर्थांश बना दिया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है ना। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है और y अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो हमने एक यहाँ से रेखा खींच दी जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ए भी एक रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है और y अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण यहाँ पे बनाती है। तो दोस्तों आप सब लोग मुझे बताएं, ये y अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। जब ए बी रेखा y अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो ए बी रेखा x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो आप सभी लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कोण कितने अंश का होगा। यदि यहाँ पे सिंपल से इस तरह रहता तो यह कोण कितने अंश का होता, 90 अंश का होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण होता ना दोस्तों। यदि अपन इसको यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, ये 30 अंश की है, तो ये बाकी जो ये बच्चा वाला कोण है तो ये कितने अंश का होगा, 60 डिग्री का होगा। इतना तो आप सभी लोग को समझ आ गया ना। तो ये जो कोण होगा ना, ए बी रेखा x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाएगी। बस आपको यही करना था और इसी 60 की वैल्यू को अपने को प्राप्त करना था, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन को यहाँ पे क्या करना है, रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। और रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है m tan थीटा। क्या होता है, m tan थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू अभी हमने ज्ञात कर ली है। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, थीटा की वैल्यू आई है 60 अंश। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह 60 अंश रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 60 अंश। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी √3। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसकी मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, DEE के जितने भी एग्जाम हुए ना उस पर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, x1 की बताई गई है 3, y1 की बताई गई है 0, ठीक है ना। यहाँ पे वही लिखा है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना लिखा है, 0 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है x2 y2 की वैल्यू। और यहाँ पे कितनी लिखी गई है, x3 की वैल्यू लिखी गई 8 और y3 की वैल्यू कितनी रखी गई है, 4 बताई गई है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या कौन सा होता है दोस्तों, फार्मूला होगा 1/2। यहाँ पे अपन लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्टक x1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, इसी बार प्लस करेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा x2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 y1 माइनस y2, क्या होगा x3 y1 माइनस y2। आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको x1 x2 y1 y3 इनकी वैल्यू बताया ना, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 इकाई आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि कोई रेखा अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो 1 + cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का वैल्यू क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एक बात याद रखना है, यदि क्वेश्चन पे पूछ लेता कि cos अल्फा यहाँ पे मैंने cos बीटा पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, cos अल्फा + cos बीटा + cos गामा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है ना, ये एक तरह का सूत्र होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। क्या होता है, cos अल्फा + cos बीटा + cos गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है, आपको बताना है कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्या होती है, cos 2 स्क्वायर थीटा -1 होती है। बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 + cos 2 अल्फा, यहाँ पे क्या है cos 2 बीटा, और यहाँ पे क्या है cos 2 गामा, इतना है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था cos 2 थीटा वाला, उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज कर देना है। तो यहाँ पे एक तो इसी तरह आ जाएगा, 1 + यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है ना, मैंने इस सूत्र का प्रसार कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिख देना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ये बचा ना 2 cos स्क्वायर अल्फा + 2 cos स्क्वायर बीटा -1, और यहाँ पे क्या बचा 2 cos स्क्वायर गामा -1, ये बचा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से -1 और ये -1, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा और 2 cos स्क्वायर गामा लिखा है। यदि अपन से इनसे क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर गामा, इतना आ गया ना। और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 - 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 2, यानी कि 0, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मैचों पे धोनी का औसत कितना है, 31 रन है। अपने औसत मैच में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 रन की वृद्धि हेतु अगले मैच में उसे कितने रन बनाने होंगे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ट्रिक की मदद से सॉल्व करूँगा, तो आप इसे ट्रिक की मदद से ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 रन की वृद्धि हेतु अगले मैच में कितने रन बनाना होगा। तो यदि अपन करते हैं कि 2 की रफ्तार से उसे हर 31 मैच पे 2 रन बढ़ाना होगा, तो 31 मैच पे वो कितने रन बनाएगा, 31 × 2 बराबर 62 रन बनाएगा। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को समझ आ गए ना। लेकिन सबसे लास्ट वाले मैच में उसको 31 रन फिर बनाना होगा, तो 31 रन मैंने यहाँ पे फिर बना दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 93 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 2 रन की वृद्धि करना है। जब 2 रन की वृद्धि करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 रन है ना, इस 2 रन पे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है कि लास्ट वाले मैच पे भी वह 31 रन बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। लेकिन 2 रन की वृद्धि इस पर करना है, 2 रन की यदि यहाँ पे वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक साथ एक हौज को 12 घंटे में भरते हैं।
यदि पहला नल 20 घंटे में भरता है तो दूसरा नल उसे अकेले कितने घंटे में भरेगा। तो बहुत ही जी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आप सभी लोग इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 2 नल। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 नल कौन कौन से हैं, पहला नल ए है और दूसरा नल बी है। तो यहाँ पे क्या बोला, 2 नल ए प्लस बी किसी हौज को कितने घंटे में भरते हैं, 12 घंटे में भरते हैं। पहला जो नल है किसी हौज को कितने घंटे में भरता है, 20 घंटे में भरता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है सबसे पहले कि टोटल हौज पे कितना पानी आता है। तो इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आप सब लोग बताएं। तो 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, ए प्लस बी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। और बी अकेले ठीक है ना, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 पानी भरेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपको बताना है यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आपको पता चल गई होगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये दोनों एक साथ भरते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये जो ए है ना, ये ए जो है तो इस हौज को कितने घंटे में भरेगा। तो टोटल हौज कितने लीटर का है, टोटल हौज है 30 लीटर का और इसे किसके द्वारा भराना है, ए के द्वारा भराना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के साथ इसे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 घंटों पे भरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया होगा, सो आई होप आप सब लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे 240 है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 है। तो यदि अपन इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 350 आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, समय ज्ञात करना। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता ना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है यहाँ पे अपन लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे क्या रहेगी, जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, वही यहाँ पे दूरी का काम करेगी। तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी। और चाल यहाँ पे कितनी बताई गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन पे देख सकते हैं, ऑप्शन पे सभी ऑप्शन जो है ना किलोमीटर प्रति घंटे पे ना होके किस पे हैं, सेकंड पे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किस पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे ना, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड पे। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। अपन 60 पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड पे परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 350 × 18, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 × 5। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 0 ये कट गया, 6 एकम 6, 6 3 18 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 21 सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 21 सेकंड, ठीक है ना। आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्री एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इस तरह से उसे दूरी तय करने में 11 घंटे का समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक निश्चित दूरी है, ठीक है ना, ये एक निश्चित दूरी है, ए बी एक निश्चित दूरी है। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक यात्री है, इस निश्चित दूरी का आधा कितने किलोमीटर की रफ्तार से पूरा करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करता है। और इस निश्चित दूरी का आधा कितना करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करता है। तो आपको बताना है कि ये पूरी दूरी तय करने में कितना समय लेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा।
तो कितना समय लेगा आप सब लोग मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं, यहाँ पे जैसे कि ए से यहाँ तक गया, यहाँ पे मैं सीमा लेता हूँ। ए से सी तक उसने कितनी दूरी तय की, ए से सी तक उसने एक्स दूरी तय की। और सी से बी तक उसने कितनी दूरी तय की, सी से बी तक उसने एक्स दूरी तय की। तो यहाँ पे ए और बी की टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, ए और बी की टोटल लंबाई आ जाएगी 2x। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग समझ गए ना, ए और बी की टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, पूरी दूरी को तय करने पे कितना समय लगता है, 11 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहाँ पे समय लिखा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समय के अनुसार हल करेंगे। जैसे x दूरी है ना, x दूरी को पूरा करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आधी नेक्स्ट दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। और इस पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 11 घंटे का समय लगता है। तो आपको क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 11x बटे 30 बराबर 11। तो 11 से 11 ये कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इतना आप सभी लोग को समझ आ गए ना। अब क्वेश्चन पे मैंने बताया था आपको, जब भी आपको समझा रहा था, तो ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी बताया था मैंने आपको, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई मैंने आपको बताया था 2x, यानी कि ए बी की टोटल लंबाई कितनी बताई थी, 2x बताई थी, यानी कि जो इसकी लंबाई है ना वही इसकी दूरी काम करेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से x की वैल्यू आई है 30। तो ए और b के बीच की दूरी कितनी कहला जाएगी, 60 किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में 9 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक दीवार घड़ी को 9 बजे टन करने में 9 सेकंड का समय लगता है। तो आपको बताना है कि इस घड़ी को 11 बजने पर टन करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी, यानी कि 11 सेकंड का समय लगेगा। 9 बजे 9 सेकंड में टन करती है, तो 11 बजे 11 सेकंड तक टन वहाँ पे करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को पूरा करने पे बी से दोगुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो सबसे पहले अपन इसी लाइन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए किसी काम को पूरा करने पे बी से दोगुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, तो यदि अपन यहाँ पे मान लेते हैं बी से कितना समय ले रहा है, यहाँ पे बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो यदि अपन मान लेते हैं कि ए कितना काम करता है, 6 काम करता है, जो कि बी से कितना गुना है, 2 गुना है, और सी से कितना है, 3 गुना है। ये ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से क्वेश्चन फिट बैठ रहा है, यानी कि ए जो है तो सी से 3 गुना है और बी से 2 गुना है। ये जो है तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे सिर्फ टाइम बताया है, और अपने को क्या निकालना है, यहाँ से अपने को यहाँ से इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकालना है ना दोस्तों अपने को यहाँ से। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे इफिशियंसी अपने को ज्ञात करना है। तो टाइम और इफिशियंसी आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसके उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1/6, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/3, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी इफिशियंसी 1/2। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 6, 3 और 2 इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आ जाएगा 6, इनका एलसीएम आ जाएगा 6, और इसका भी एलसीएम आ जाएगा 6। और ये जो 6 एलसीएम है ना, इनको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 1/2/3। ठीक है ना, यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2/3। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, वे एक साथ एक दिन पे काम को पूरा करती हैं। तो आपको बताना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन पे पूरा करेगा। तो यहाँ से आपको को एफिशिएंसी मिल गई है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, एक दिन पे पूरा करते हैं। तो एक दिन पे कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक है ना, स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ पे चेक ही कर सकते हैं। एक दिन पे ए 1 काम करता है, बी 2 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो ये तीनों मिलके एक दिन पे कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। तो आपको बताना है कि ये जो 6 टोटल काम आया है ना, ये जो 6 टोटल काम आया है,
इस 6 काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो ये 6 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 6 दिन पे करेगा। ठीक है ना, तो कौन से ऑप्शन पे 6 दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने BARC, NPCIL, NFC, VECC, IGCR इन पे जो प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, उसके मॉडल पेपर को तैयार किया है। दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं ना, तो ITI पे एक वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो पे क्लिक करके इन मॉडल पेपर को परचेस कर सकते हैं। मैंने इन मॉडल पेपर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जैसा कि आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आप जाइए और इस मॉडल पेपर को जरूर लीजिए।